नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं क्लास में। तो बच्चे, इंडियन पॉलिटी की क्लास है और जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था संविधान सभा। क्लियर है? सभी बच्चे केयर कीजिएगा, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चे, उस चैप्टर का नाम था संविधान सभा। पहले मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको संविधान सभा पढ़ा रहा था और मैंने आपको ये बता दिया था कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। किसने बहिष्कार किया, कौन कौन से लोग शामिल हुए, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर है? तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, पहले एक बात याद रखिएगा कि जब संविधान सभा काम कर रही थी तो संविधान सभा के साथ साथ अन्य सभाएं भी जो है काम कर रही थी, जो भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा की मदद कर रही थी। तो हमें यह जानना है कि और कौन कौन सी सभाएं थी। क्लियर है? तो बच्चे, सिर्फ सभाएं नहीं जानना, हमें उनके अध्यक्षों के भी बारे में जानना है कि कौन कौन सी सभाएं थी और उनके कौन कौन से क्या थे, अध्यक्ष थे। तो बच्चे, हम उसके लिए एक कॉलम बनाएंगे और देखिए इस कॉलम से हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हमें अन्य समितियों के बारे में देखना है। ठीक है? तो देखिए बच्चे, इस तरफ मैंने क्या लिखा, समितियां। ओके, और इस तरफ हम क्या करेंगे कि उनके अध्यक्षों की बात करेंगे, ताकि हमारी सारी चीजें जो है क्लास में क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बच्चे, एक तरफ देखिए समितियां हैं और दूसरे तरफ क्या है, अध्यक्ष। क्लियर है? तो समितियों में देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, संचालन समिति। सभी बच्चे केयर कीजिएगा, पहले क्या लिखा है मैंने, संचालन समिति। तो हमें यह जानना है कि जो संचालन समिति थी, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिए कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह संचालन समिति के साथ ही बच्चे जो दूसरी समिति थी उसका नाम था नियम समिति। क्लियर है? सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखिए, क्या नाम था, नियम समिति। अब नियम समिति के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो भी यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप भूलेंगे नहीं बच्चे। तो याद रखिए कि संचालन समिति और नियम समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह बच्चे अगली समिति है जिसे हम कहते हैं झंडा समिति। क्या कहते हैं बच्चे, झंडा समिति। लेकिन झंडा समिति की जो समिति थी वो थी तदर्थ समिति। क्या थी, तदर्थ समिति। सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे, तदर्थ क्या होता है। तदर्थ का मतलब होता है जिसको किसी खास काम के लिए बुलाया जाए और काम हो जाए तो उनको क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। तो याद रखिएगा कि झंडा समिति से जो संबंधित समिति थी वो क्या थी, तदर्थ समिति। तो बच्चे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि झंडा समिति के तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भी आप क्या नाम लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बच्चे, वो झंडा समिति के तदर्थ समिति के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो यहां आप तीनों याद रखिएगा, संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के भी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति की तदर्थ समिति, आप भूलेंगे नहीं बच्चे, झंडा समिति की तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे और देखिए मैंने क्या लिखा है, संघ शक्ति समिति। यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा, अगली समिति का नाम मैंने लिखा है संघ शक्ति समिति। अब संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सभी लोग याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है बच्चे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह बच्चे, जिस तरह संघ शक्ति समिति है उसी तरह संघ संविधान समिति भी है, संघ संविधान समिति। तो प्रश्न ये है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप इस पर भी किनका नाम लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा बच्चे कि संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, देख रहे हैं,
संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह बच्चे एक अलग दूसरी समिति थी, राज्य समिति। क्या नाम था? राज्य समिति। अगर राज्य समिति की भी अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो आप किनका नाम लेंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए बच्चे, अगर जिस तरह संघ संविधान समिति थी उसी तरह प्रांतीय संविधान समिति भी थी। क्लियर है? तो जिस तरह हमने देखा कि संघ संविधान समिति थी उसी तरह प्रांतीय संविधान समिति थी, और प्रांतीय संविधान समिति की जो हेड थे उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? वल्लभ भाई पटेल। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो याद रखिएगा कि संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति कहा जाए तो वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह बच्चे एक और समिति थी जिसका नाम था परामर्श समिति। परामर्श समिति। तो अगर प्रश्न आएगा कि परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे तो भी आप किनका नाम लेंगे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा कि जो वल्लभ भाई पटेल थे वो प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे और उसी तरह परामर्श समिति के भी क्या थे? अध्यक्ष थे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बच्चे भूलेंगे नहीं कि दो उप समितियां भी बनी थी। याद रखिएगा कि इन समितियों के साथ साथ दो उप समितियां भी बनी थी। तो जनरली बच्चे हम समिति को नहीं कवर करते, जबकि यहां से आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो हमेशा क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हमने समिति तो समझा, लेकिन हम उप समिति को भी समझेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। क्लियर है? तो बच्चे याद रखिएगा कि परामर्श समिति के साथ अगला जो समिति था बच्चे वो था मूल अधिकार। यहां सभी लोग केयर कीजिएगा, मूल अधिकार उप समिति। देखिए क्या लिखा है मैंने? मूल अधिकार उप समिति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आप क्या बोलेंगे? जे.बी. कृपलानी। आप भूलेंगे नहीं बच्चे, यहां पर मैंने क्या लिखा है? मूल अधिकार उप समिति। तो जब मूल अधिकार उप समिति की बात आएगी तो हम कहेंगे कि इसके अध्यक्ष जो थे उनका क्या नाम था? जे.बी. कृपलानी। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है तो आप इसे नहीं भूलेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फिर संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहां केयर कीजिए, मूल अधिकार उप समिति, देख रहे हैं बच्चे मैंने क्या लिखा है? उप समिति। इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। उसी तरह बच्चे एक और उप समिति थी, पहले मैं इसे बोर्ड पे मिटा दूं, सभी बच्चे ने अच्छा आप आराम से लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं बच्चे, पूरी नोट्स आपके पास चली आएगी। क्लियर है? और इस टेबल को जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चलिए बच्चे हम देखते हैं कि एक और उप समिति कौन थी और उस उप समिति का क्या नाम था। क्लियर है? चलिए यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। बच्चे अगली जो उप समिति थी उसे कहा गया था अल्पसंख्यक। क्लियर है बच्चे? क्या कहा गया था? अल्पसंख्यक उप समिति। तो हमें यह जानना है कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था H.C. मुखर्जी। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा बच्चे कि अल्पसंख्यक उप समिति की जो हेड थे, अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था? H.C. मुखर्जी। तो यहां बच्चे हमने क्या किया कि संविधान सभा की अन्य समितियों के बारे में जान लिया। अच्छा,
अब यहां पर केयर कीजिएगा कि अन्य समितियों की सारी बात बता दी मैंने, लेकिन बच्चे एक और समिति है जो हमें आगे भी पढ़ना है, लेकिन मैं उसकी जानकारी दे दूं बच्चे। एक और समिति थी जिसे कहा गया था प्रारूप समिति। क्या कहा गया था बच्चे? प्रारूप समिति। इसकी जानकारी हमें आगे लेनी है। तो बच्चे ये जो प्रारूप समिति है आप इसको मसौदा समिति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मसौदा समिति। तो याद रखिएगा कि प्रारूप समिति और मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलिएगा नहीं बच्चे कि एक प्रारूप समिति थी जिसे हम मसौदा समिति भी कहते हैं, और प्रारूप समिति और मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? उन्हीं का नाम था भीमराव अंबेडकर। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, अब यहां तक तो हमने इन चीजों को सीख लिया कि कौन से अध्यक्ष थे और किनके पास क्या था। स्पष्ट है? ओके। अब बच्चे याद रखिएगा कि संविधान सभा में समितियों के बाद कुछ समुदाय थे बच्चे, कम्युनिटी। ये जो समुदाय थे, कम्युनिटी थे, इन्होंने भी अपने प्रतिनिधि भेजे थे। तो हमें यह भी जानना है कि संविधान सभा में वो कौन कौन से समुदाय थे और उनके प्रतिनिधियों का क्या नाम था। याद रखिएगा, ये समितियां तो पूछते ही पूछती हैं, लेकिन जिस तरह से आपसे मसौदा समिति से सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिए वो प्रतिनिधियों से भी सवाल पूछेंगे। तो क्यों ना अपने नोट्स को पूरा अपडेट किया जाए और पूरे प्रतिनिधियों की भी जानकारी रखी जाए और उस समुदाय की भी जानकारी रखी जाए बच्चे जिन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा था। क्लियर है? पहले ये मैं मिटा दूं। ओके। अब बच्चे, अब हमें यह जानना है कि संविधान सभा में कौन कौन से समुदाय थे और उन समुदाय ने बच्चे अपने किस प्रतिनिधि को संविधान सभा में भेजा था। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको फिर आपको कॉलम बनाकर बताऊंगा। अब हमें जानना है कि संविधान सभा में कौन कौन से समुदाय थे। क्लियर है? तो इस तरफ बच्चे हम समुदाय लिखेंगे और इस तरफ फिर उस समुदाय के प्रतिनिधि का नाम लिख लेंगे जो कि संविधान सभा में आए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि समुदाय में मैंने जो पहला समुदाय लिखा है वो लिखा है बच्चे एंग्लो इंडियन समुदाय। पहला समुदाय क्या है? एंग्लो इंडियन समुदाय। तो हमें यह जानना है कि हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि कौन थे। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि एंग्लो इंडियन समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था बच्चे? फ्रैंक एंथोनी। तो सभी बच्चे याद रखिए कि एंग्लो इंडियन समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। फिर बच्चे याद रखिएगा कि एंग्लो इंडियन समुदाय की तरह, क्लियर है, अन्य जो समुदाय थे अब हमें जानना है कि उनके प्रतिनिधि कौन कौन से लोग थे। बच्चे, एक था हिंदू महासभा। क्या था? हिंदू महासभा। अब प्रश्न है कि हिंदू महासभा के प्रतिनिधि कौन आए थे संविधान सभा में। तो बच्चे, इनका नाम था एसपी मुखर्जी। एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बच्चे आप भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए संविधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? फ्रैंक एंथोनी थे। उसी तरह बच्चे हिंदू महासभा का अगर आपसे प्रतिनिधि पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे आप? एसपी मुखर्जी। उसी तरह बच्चे याद रखिएगा मारवाड़ी समुदाय भी था। कौन सा समुदाय बच्चे? मारवाड़ी समुदाय। तो जो मारवाड़ी समुदाय के प्रतिनिधि थे उनका नाम था डीपी खेतान। क्या नाम था बच्चे? डीपी खेतान। उसी तरह मारवाड़ी समुदाय के बाद बच्चे थे पारसी समुदाय। तो हमें अब यह जानना है कि पारसी समुदाय के प्रतिनिधि कौन थे। तो बच्चे, इनका नाम था एचपी मोदी। एचपी मोदी। सभी बच्चे याद रखिएगा कि एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि फ्रैंक एंथोनी, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि एसपी मुखर्जी, मारवाड़ी समुदाय के प्रतिनिधि डीपी खेतान, पारसी समुदाय के प्रतिनिधि कौन थे? एचपी मोदी। उसी तरह बच्चे याद रखिएगा
कि इस देश में आदिवासी लोग थे और आदिवासी समुदाय ने भी अपना प्रतिनिधि भेजा था। क्योंकि याद रखिएगा इस देश में शेड्यूल ट्राइब भी थे और मैंने आपको कहा था ना कि हमारे संविधान सभा में 33 सदस्य अनुसूचित जनजाति के थे यानी कि एसटी के थे। तो हमें यह जानना है कि आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि कौन थे। तो बच्चे भूलेंगे नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का एग्जाम हो बच्चे, पीसीएस हो, एसएससी हो, यूपीएसआई हो, किसी भी लेवल पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि आदिवासी समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनका क्या नाम था, जयपाल सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चे इस पूरे लिस्ट को याद रखिएगा। देखिए मैं बोर्ड के साइड हो गया हूं ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि फ्रैंक एंथोनी, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि एसपी मुखर्जी, मारवाड़ी समुदाय के प्रतिनिधि डीपी खेतान, पारसी समुदाय के प्रतिनिधि एचपी मोदी और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि कौन थे, जयपाल सिंह। ये लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए बच्चे। यहां से क्वेश्चन पूछ देंगे, वो मैचिंग के लिए देंगे, किसी भी तरह से देंगे। एनी हाउ यू कैन मेक द आंसर। आप आराम से आंसर बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चे। ये सब आप लोग सीख चुके हैं। ओके, अब बच्चे अब दूसरे इंपॉर्टेंट बातों की ओर चलते हैं और देखिए कितने अच्छे तरीके से हम सारी चीजों को कवर करेंगे। पूरी बात समझ में आ गई ना। अब चलिए बच्चे सभी लोग याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946। क्लियर है बच्चे? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। सभी बच्चे याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई बच्चे, दूसरी बैठक हुई। स्पष्ट है? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और बच्चे इसके स्थायी अध्यक्ष बने। याद रखिएगा। अब संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने वो कौन थे, स्थायी अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर संविधान सभा के क्या बन गए बच्चे, स्थायी अध्यक्ष बने। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चे संविधान सभा के क्या बने, स्थायी अध्यक्ष बने। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखिएगा सभी बच्चे 13 दिसंबर 1946 को, बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं बच्चे, आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, मैं प्रश्न देखते ही बनवा दूंगा। क्लियर है? देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, क्लियर है बच्चे? याद रखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या पेश किया था बच्चे? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिससे, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिससे, क्लियर है बच्चे? जिससे संविधान सभा की, जिससे संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई, जिससे संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखना है आपको कि 11 दिसंबर 1946 को हमने देखा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक बन गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने बच्चे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिससे संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था उसी उद्देश्य प्रस्ताव से बच्चे क्या हुआ था कि संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई थी। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए अब हमने ये भी सीखा कि कार्यवाही शुरू हुई। अच्छा बच्चे देखिए अगला सवाल ये है
कि जो संविधान सभा था उसके कानूनी सलाहकार कौन थे, वैधानिक सलाहकार कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे याद रखना है आपको कि संविधान सभा के वैधानिक बच्चे, वैधानिक का मतलब होता है कानूनी। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बच्चे आप भूलेंगे नहीं, उनका नाम था BN राव। क्या नाम था बच्चे? BN राव। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये जो BN राव थे बच्चे, इन्होंने ही क्या किया था, संविधान सभा के ये कानूनी सलाहकार थे। स्पष्ट है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे, और पूछा भी गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे, वैधानिक सलाहकार थे, वो कौन थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी जस्ट रिमेंबर कि संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे उन्हीं का नाम था BN राव। क्लियर है बच्चे? तो याद रखिएगा कि ये जो BN राव थे, यही क्या थे, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। यहां पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि BN राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। फिर अगला प्रश्न है बच्चे कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। याद रखिएगा कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि याद रखिए हमें क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है ताकि वो क्या पूछ सकते हैं। तो प्रश्न है कि संविधान सभा के वैधानिक कानूनी सलाहकार कौन थे? BN राव। उसी तरह संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले भी कौन थे? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो संविधान सभा का मतलब जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था बच्चे, उनका भी क्या नाम था? BN राव ही नाम था। तो सभी लोग याद रखना है कि ये जो BN राव थे बच्चे, इन्होंने क्या किया था कि संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। क्लियर है? अच्छा, तो BN राव ने संविधान का प्रारूप भी तैयार किया, और BN राव ही जो थे बच्चे, वो संविधान सभा के क्या थे? वैधानिक सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार थे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो बच्चे आप भूलेंगे नहीं कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार ही BN राव थे, और इन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था। एक चीज मैं और बता दूं बच्चे कि प्रारूप को आप मसौदा भी कहते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया था कि प्रारूप को ही हम क्या कहते हैं? मसौदा भी कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि अगर पूछा जाएगा कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया या संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, तो क्या बोलेंगे बच्चे आप कि संविधान का प्रारूप या मसौदा BN राव ने तैयार किया था। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए मैं इसे मिटाता हूं। सभी बच्चे आप देख सकते हैं बोर्ड पे सारी चीजें एकदम क्लियर लिखी हुई है। ओके नाउ, तो इसको सीखने के बाद चलिए बच्चे हमने ये तो सीख लिया कि अब BN राव की क्या भूमिका थी। अब हमें आगे देखना है कि इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था, BN राव ने संविधान का क्या तैयार किया था बच्चे? प्रारूप तैयार किया था। तो हमें थोड़ा प्रारूप समिति के बारे में जानना है। और याद रखिएगा कि प्रारूप समिति से ऑलरेडी आपसे सवाल पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि प्रारूप समिति से जो है सवाल नहीं आया है। क्लियर है? चलिए यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब प्रारूप समिति बनी, क्या बनी बच्चे? प्रारूप समिति। तो इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित, याद रखिएगा बच्चे, इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। कितने बच्चे? अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यही निकला कि एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। तो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, अगर हम इनको जोड़ लें तो फिर क्या बन जाता है बच्चे? इनको जोड़ने के साथ ही हमारा ये बन जाता है कि चलो एक अध्यक्ष थे और 6 क्या थे? सदस्य थे। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई है? चलिए अब यहां सभी बच्चे केयर कीजिए कि प्रारूप समिति के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब जरा देखते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कौन थे। तो सभी बच्चे याद रखिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने अभी आपको बताया है कि वो थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव
अंबेडकर थे। क्लियर है? ये मैंने अभी आपको बताया है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर। लेकिन बच्चे अब हमें ये जानना है कि इसके सदस्य कौन कौन लोग थे। क्लियर है? अब हम क्या जानेंगे? इनके सदस्य कौन कौन लोग थे। अब देखिए यहां पर मैं आपको इसके सदस्यों के बारे में बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए तो बच्चे लिखना शुरू करते हैं। इसके सदस्यों का नाम था बच्चे ए के अय्यर। भूलेंगे नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव थे और इसके सदस्य पहले कौन आए बच्चे? ए के अय्यर। क्लियर है? फिर दूसरे हैं बच्चे के एम मुंशी, के एम मुंशी। फिर एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर। ए के अय्यर, के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर। मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। ओके बच्चे, मोहम्मद सादुल्ला। बी एल मित्र, बी एल मित्र। डी पी खेतान, पी खेतान। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे आप भूलेंगे नहीं, ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। अध्यक्ष का नाम आपने देख लिया, ए के अय्यर, के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, बी एल मित्र और फिर डी पी खेतान। क्लियर है? अच्छा बच्चे याद रखना है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इनमें 2 लोगों की मौत हुई थी बच्चे, इनमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। क्लियर है? वो 2 लोग कौन थे? एक बी एल मित्र थे और दूसरे डीपी खेतान थे। याद रखिएगा कि इन 6 सदस्यों में 2 सदस्यों की मौत हुई। एक का नाम बी एल मित्र था और दूसरे का क्या नाम था? डीपी खेतान। तो हमें यह जानना है बच्चे कि बी एल मित्र की मृत्यु के बाद कौन आया और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद फिर किसे ले गया। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? मैं मिटा दूं इसे? ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं बच्चे कि किनकी मौत के बाद किन्हें बुलाया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलेंगे नहीं, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा, बी एल मित्र की मृत्यु के बाद, बी एल मित्र की मृत्यु के बाद माधव राव को चुना गया, माधव राव को चुना गया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप लोग कि जब बी एल मित्र की मृत्यु हुई थी तो फिर किसे चुना गया था? माधव राव को चुना गया था। तो याद रखना है कि जब बी एल मित्र की मौत हो गई तो फिर किसे चुना गया? माधव राव को चुना गया। ओके अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे उसी तरह डीपी खेतान की मौत हुई। अब प्रश्न है कि जब डीपी खेतान की मौत हुई तो फिर किसे बुलाया गया? तो याद रखना है कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी को चुना गया, टी कृष्णामाचारी को चुना गया। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बी एल मित्र की मृत्यु हुई तो माधव राव को चुना गया और जब डीपी खेतान की मृत्यु हुई तो किसे चुना गया बच्चे? टी कृष्णामाचारी को चुना गया। तो ये मसौदा समिति या प्रारूप समिति की ये बात आपको याद रखना है कि 6 में 2 सदस्यों की मौत हुई, बी एल मृत्यु के बाद माधव राव आए। उसी तरह बच्चे डीपी खेतान की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर किसे चुना गया? टी कृष्णामाचारी को। यहां पूरी बात आपको समझ में आ गई बच्चे? ओके चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे फिर हमें यह जानना है
कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। यहाँ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, यहाँ केयर कीजिएगा। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे बच्चे? 389। क्लियर है? तो याद रखना है कि संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। ठीक है, लेकिन विभाजन के बाद, विभाजन का मतलब क्या है बच्चे? जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, तो विभाजन के बाद सदस्य कितने रह गए? 299। याद रखिएगा कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थे, 389 थे, लेकिन विभाजन के बाद सदस्य कितने रह गए? 299। तथा अंतिम रूप से, यहां सभी बच्चे याद रखिएगा, अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया, अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने। यहां सभी बच्चे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थे। क्लियर है बच्चे? संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितने थे? 389, पर विभाजन के बाद कितने रह गए? 299। और अंतिम रूप से संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो याद रखेंगे कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। और ये हस्ताक्षर कब हुआ अंतिम रूप से? तो वो हस्ताक्षर हुआ था बच्चे 26 नवंबर 1949 को। यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने साइन किया। किसे हस्ताक्षर किया बच्चे? संविधान पर। और इसी दिन याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ बच्चे? पारित हुआ। क्लियर है? तो सभी लोग याद रखना है आपको कि 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान सभा के 284 सदस्यों ने बच्चे संविधान पर हस्ताक्षर किया, और इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ? पारित हुआ। तो आप भूलेंगे नहीं कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ बच्चे? पारित हुआ। और इसको मैं आपको करंट से अपडेट कर दूं, सभी बच्चे याद रखिएगा कि 26 नवंबर को ही भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो याद रखना है कि 26 नवंबर को ही भारत में क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। तो एक बात एकदम क्लियर रखिएगा बच्चे कि 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किया, और बच्चे इसी दिन हमारा संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को ही हमने क्या घोषित किया है? संविधान दिवस। तो भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ही बच्चे हम क्या मनाते हैं? हम अपना मनाते हैं संविधान दिवस। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखिएगा संविधान निर्माण में, संविधान निर्माण में, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। क्लियर है? आप भूलेंगे नहीं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। क्लियर है? और फिर 114 दिन बहस हुई। 114 दिन क्या हुई बच्चे? बहस हुई। तब जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ। क्लियर है? तो इस बात को नहीं भूलिएगा सभी बच्चे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि 26 नवंबर 1949 को इसी दिन हमारा संविधान पारित हुआ। बच्चे 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है, और संविधान निर्माण में हमें कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, और 114 दिन क्या हुई? बहस हुई। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा सभी बच्चे के 60 देशों से हमने सहायता ली। कितने देशों से बच्चे? लगभग 60 देशों से हमने क्या किया था? सहायता ली थी। तो भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, 114 दिन बहस हुई, और लगभग हमने 60 देशों से क्या ली बच्चे? सहायता ली।
तब जाकर हमारे भारत का संविधान, हमारा अपना संविधान तैयार हुआ बच्चे। हमने गुलामी की जंजीर को तोड़ दिया था, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक थे बच्चे, और हमारा खुद का अपना संविधान बना। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आई। और यही पवित्र तारीख है बच्चे 26 नवंबर 1949, और हमारा संविधान क्या हुआ, पारित हो गया। क्लियर है? चलिए मैं मिटाऊं इसे, आगे बढ़ते हैं अब हम ना। अब इसके बाद हमें अब यह सीखना है बच्चे कि संविधान सभा से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपसे पूछा जा सकता है, या हम जिसे गलती करके छोड़ दें। क्लियर है? तो बच्चे याद रखिएगा कि भारत में ऐसे दो लोग थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार किया था। याद रखिएगा कि भारत में ऐसे दो लोग थे बच्चे, जब सभी संविधान सभा में जाना चाहते थे, पर इन दो लोगों ने संविधान सभा की सदस्यता को क्या किया था, अस्वीकार किया था, रिजेक्ट किया था। तो हो सकता है कि आपसे यह भी सवाल पूछा जाए कि बताओ संविधान सभा की सदस्यता को किसने अस्वीकार किया था। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी बाबू कहते हैं। क्लियर है बच्चे? जयप्रकाश नारायण। और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम था? तेज बहादुर सप्रू। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण एवं तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा की सदस्यता, सप्रू ने संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार कर दी थी। संविधान सभा की सदस्यता क्या की थी बच्चे? अस्वीकार की थी। ये आप भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने ही संविधान सभा की सदस्यता को क्या किया था? अस्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि हमें संविधान सभा में शामिल नहीं होना। और एक चीज मैं यहां आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण जो थे बच्चे, वो भारत में समाजवादी आंदोलन के प्रणेता थे। यानी ये किस आंदोलन में थे बच्चे? समाजवादी आंदोलन में। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में समाजवादी आंदोलन का पिता प्रणेता कौन था, या किसने शुरू किया था? तो आप क्या नाम लेंगे? जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी बाबू भी कहते हैं, और तेज बहादुर सप्रू। ये दो लोग थे बच्चे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को क्या किया था? रिजेक्ट किया था। स्पष्ट है? अच्छा, फिर याद रखना है आप लोगों को कि 22 जुलाई 1947, क्लियर है? 22 जुलाई 1947 को हमने बच्चे अपना तिरंगा अपनाया। क्लियर है? भूलेंगे नहीं। 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने क्या किया? अपना तिरंगा अपनाया। यह है बच्चे वो डेट। तो हमने ये भी जाना कि 22 जुलाई 1947 को हमने अपना क्या नाम अपनाया बच्चे? तिरंगा अपनाया था। क्लियर है? चलिए यहां तक तो हमने सीख लिया। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पहले मैं इसे मिटा रहा हूं। सभी बच्चे क्लियर है? मैं फिर से बोल देता हूं, ध्यान से सुनिए। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने बच्चे इन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार किया था, और जयप्रकाश नारायण समाजवादी आंदोलन के प्रणेता थे। 22 जुलाई 1947 को बच्चे हम लोगों ने क्या अपनाया? अपना तिरंगा अपनाया। क्लियर है? ओके ना। अब बच्चे एक और तारीख है, हमें उससे रिलेटेड सारी बातों को जानना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तारीख है बच्चे 24 जनवरी 1950। क्लियर है? तो बच्चे ये जो 24 जनवरी 1950 है, इसकी सारी खूबियां जानिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की क्या हुई थी बच्चे? अंतिम बैठक हुई थी। आप भूलेंगे नहीं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्लियर है? अच्छा, फिर 24 जनवरी 1950 को ही हमने क्या अपनाया? अपना राष्ट्रगान अपनाया, नेशनल एंथम अपनाया था। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान सभा की अंतिम बैठक की, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया। और बच्चे याद रखिएगा इसी दिन 24 जनवरी 1950 को बच्चे इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
इसी दिन बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने, इसी दिन बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रपति बनाया। क्लियर है बच्चे? इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बनाया? प्रथम राष्ट्रपति बनाया, पहला राष्ट्रपति बनाया। तो देख सकते हैं बच्चे 24 जनवरी 1950 तिथि कितनी इंपॉर्टेंट है कि इसी दिन हमने संविधान सभा की अंतिम बैठक की, इसी दिन बच्चे हमने अपना राष्ट्रगान अपनाया और इसी दिन बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने भारत का क्या बनाया? राष्ट्रपति बनाया। यहां आपको पूरी बात क्लियर हो गई है? ओके, फिर याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को, क्लियर है बच्चे? 26 जनवरी 1950 को इस दिन बच्चे हमने अपना राष्ट्रगीत अपनाया। क्या अपनाया? राष्ट्रगीत अपनाया। क्लियर है? तो याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को ये घटनाएं हुई और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने क्या अपनाया बच्चे? हम लोगों ने अपना राष्ट्रगीत अपनाया। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा कि बच्चे संविधान को हाथ से लिखा। क्लियर है? याद रखिएगा कि संविधान को किसी ने हाथ से भी लिखा था। तो संविधान को हाथ से लिखा, क्या नाम था बच्चे उनका? चलिए यहां सभी लोग केयर कीजिएगा, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर है? तो बच्चे याद रखना है हमें कि संविधान को जिसने अपने हाथ से लिखा था उन्हीं का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था बच्चे? कि हमारे संविधान को अपने हाथ से लिखा था। पूरी बात समझ में आ गई? तो यहां देखिए हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया जहां से आपसे प्रश्न वो पूछते ही पूछते हैं। क्लियर है? चलिए बच्चे मैं इसे मिटाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। ओके, आप वीडियो पॉज करके पूरे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके भी पूरे पॉइंट्स को बखूबी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रखिएगा बच्चे, इस चैनल पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी, पूरी मेहनत की जाएगी बच्चे। और प्लीज बस क्लास में बने रहिए, एक एक चीज को हम क्लियरली कंप्लीट करेंगे। और हाँ, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे डिस्क्रिप्शन को भी जरूर पढ़िए बच्चे। याद रखिए, आप जितना सहयोग करेंगे मैं उससे कहीं ज्यादा सहयोग करने को तैयार हूं और आपके लिए पूरी मेहनत होगी। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? अच्छा बच्चे, अब एक बात याद रखिएगा कि जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया था 1946 में, उस समय एक घटना घटी हुई थी। उस समय एक घटना जो घटी थी बच्चे, वो घटना थी अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है? तो याद रखिएगा कि जब संविधान सभा अपना काम कर रही थी तो उस समय एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना था। क्या बना था बच्चे? अंतरिम मंत्रिमंडल। और ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल है, पहले जानिए अंतरिम क्या होता है। अंतरिम का मतलब होता है अस्थाई। अंतरिम का मतलब क्या होता है? अस्थाई, मतलब जो स्थायी नहीं हो। तो याद रखिएगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल बना था जिसको हम अस्थाई मंत्रिमंडल बोलते हैं बच्चे। और ये कब बना था? 1946 में। तो हमें यह जानना है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग थे। क्लियर है बच्चे? और उन्हें कौन सा पद मिला था, यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ठीक हम 1947 को जानेंगे कि उस समय फिर मंत्री कौन बने थे, ताकि हम अपने क्लास को फिर आगे बढ़ा पाएं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का धन्यवाद करता हूं। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।